हेलो एवरीवन। सृजन आईएएस एकेडमी लंका वाराणसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुनील श्रीवास्तव। जैसा कि आपने पिछले सीरीज में देखा, हम लोगों ने क्वेश्चन सीरीज शुरू किया है और मिडवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत के पहले राजवंश की चर्चा पिछले वीडियो में हो गई है, गुलाम वंश की। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के दूसरे राजवंश खिलजी वंश की चर्चा करेंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन लगाएंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया भी था कि 3 महीने आपके एग्जाम को रह गए हैं और इस समय खूब जितना आप क्वेश्चंस लगाएंगे, चाहे पीवाईक्यूज पिछले साल के क्वेश्चंस हो और चाहे उस पर आधारित नए क्वेश्चंस जो फ्रेम किए गए हों, उतना ही आपको लाभ होगा। जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको अपनी गलतियां समझ में आएंगी, कुछ नए जगह सामने दिखाई पड़ेंगे जिसको आप मिस कर रहे हैं, और समय है आप उसको आसानी से सुधार पाएंगे। तो सीधे मुद्दे पे आए हम लोग। खिलजी वंश गुलाम वंश के बाद दूसरा राजवंश है दिल्ली सल्तनत में। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश है: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो हम लोग ने कल गुलाम वंश के क्वेश्चंस लगाए और मेरा पूरा मानना है कि जिन जिन जगहों से क्वेश्चंस आते हैं, अभी केवल पॉलिटिकल की बात हुई है, ध्यान रखिएगा, हमने वहां साहित्य या स्थापत्य को कवर नहीं किया, प्रशासन को कवर नहीं किया था। वो अभी सैयद लोधी वंश के बाद करेंगे, एक एक बारी बारी से। तो अभी केवल पॉलिटिकल वाला पार्ट जो शासक है उनसे रिलेटेड। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये 5 राजवंश है। हम लोग सेकंड पे जा रहे हैं और खिलजी वंश में 3 प्रमुख शासक जो जिनको पढ़ना हमें है वो है जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक खिलजी। इन दोनों के बीच में हालांकि शिहाबुद्दीन उमर भी है, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। तो क्रोनोलॉजी में तो आपको 4 देखना होगा: जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शिहाबुद्दीन उमर और मुबारक खिलजी। ठीक, लेकिन 3 ही शासक मेन है: जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक खिलजी। तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। इसमें अलाउद्दीन खिलजी ही मुख्य है और दोनों में से बचे हुए जो 2 हैं उसमें तो 5-7 क्वेश्चन सफिशिएंट हैं। तो आएगा सीधे क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। कल हमने आपको बताया था जो ही ये लाइन आए तो हमें क्या करना है, जो ही ये लाइन आए तो हमें क्या करना है। तुरंत हमें पहले पढ़ना है कि जो ही कथनों को पढ़े आ गया, तो कथनों को पढ़े जो ही शब्द आया, हमें तुरंत ध्यान देना है किस बात पर, कि वो क्या पूछने जा रहा है। गलत का समूह पूछ रहा है या सही का। ये अपने आदत में, प्रैक्टिस में डाल लीजिए, गलतियां होती हैं। कल भी हमने बताया था और हम बार बार इस बात को बोलेंगे, जो कुछ भी आपके लिए जरूरी है, जहां पे आपसे गलतियां होती हैं, हम रोज हमेशा उस बात की चर्चा करेंगे। जैसे हमने कहा कि इस समय केवल प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, जितना अधिकतम आप अच्छे क्वेश्चंस को लगाएंगे विथ एक्सप्लेनेशन, उतना ही आपको लाभ होगा इस समय। और जब लगाए क्वेश्चन, जहां आपको लगे कि कोई कमी रह गई है, फिर उसको नोट्स पे आए। देखिए तरीका क्या होता है, जब लोग तैयारी शुरू करते हैं, पहले भी हमने इस बात को बताया था, जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो किसी चैप्टर को पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए हमने मिडवल हिस्ट्री शुरू किया और दिल्ली सल्तनत पढ़ना शुरू किया, गुलाम वंश पढ़ लिया, खिलजी वंश पढ़ लिया, तो जब पढ़ लिया उसके बाद फिर क्वेश्चन लगाते हैं। लेकिन जब आपकी पूरी तैयारी हो जाती है, एक बार एक वर्ष में आप पूरे कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, तो इसी को हम लोग रिवर्स कर देते हैं। अब हम लोग पहले क्वेश्चन लगाते हैं और फिर उन क्वेश्चन को लगाने के दरमियान जहां कोई दिक्कत समझ में आई, जहां लगा कि हमें नहीं आ रहा है या इसको जगह को तो हमने टच ही नहीं किया, फिर हम वो काम करते हैं। जस्ट उल्टा हो गया। तो अब यही समय है आपका लास्ट के 3 मंथ्स में कि आप क्वेश्चंस को लगाइए, खूब लगाइए, और जब कहीं लगे गलती है तो देखिए कि क्या वो गलती इसलिए मिस हो गया कि आपका भूल हो रही है, नोट्स में है बट रिवीजन में या याद नहीं था, या उसको आपने अभी तक कवर ही नहीं किया। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि आप उस जगह को कहीं ना कहीं मिस कर गए अपने पढ़ाई के दरमियान। तो अब यही तरीका अपनाया जाता है लास्ट में। तो हमने कहा था कि आपको पहले क्या देखना है, तो देखना इसमें कह रहा है कि उपर्युक्त में सही नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है। ठीक, अब हम लोग को ऑप्शन देखना है। मलिक छज्जू ने जलालुद्दीन खिलजी के समय में विद्रोह किया था। देखिए जब जलालुद्दीन शासक बना था तो शासक बनते ही 1290 में कड़ा के सूबेदार मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिया था। हालांकि विद्रोह को दबा दिया गया और फिर अलाउद्दीन खिलजी को वहां पर सूबेदार नियुक्त कर दिया या इक्तदार नियुक्त कर दिया गया था। ठीक, इसका मतलब कि मलिक छज्जू ने जलालुद्दीन खिलजी के समय विद्रोह किया, ये सही है। ठीक, सीदी मौला ने अलाउद्दीन के समय में विद्रोह किया था। देखिए 2 नाम आएंगे आपके सामने विद्रोह में, खूब बार बार आते हैं, सीदी मौला और हाजी मौला। सीदी मौला ने
जलालुद्दीन खिलजी के समय विद्रोह किया था। और हाजी मौला ने अलाउद्दीन के समय विद्रोह किया था। इसके समय में, अलाउद्दीन के समय में एके, हम अब एके ही बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा। सीदी मौला जलालुद्दीन खिलजी के समय में, जलालुद्दीन थोड़ा सीधा था भी, उससे आप जोड़ लेंगे तो याद हो जाएगा। तो जलालुद्दीन खिलजी के समय में सीदी मौला और अलाउद्दीन खिलजी के समय में बहुत से विद्रोह हुए। और आप पढ़ेंगे भी कि इन्हीं विद्रोहों के कारणों को पता लगाने के लिए उसने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें 4 कारण सामने आए थे। उसके लिए उसने 4 उपाय भी किया था। तो बहुत से विद्रोह हुए। हाजी मौला का विद्रोह हुआ था, नवीन मुसलमानों का विद्रोह हुआ था, अकत खां, मंगू खां, उमर खां, कई विद्रोह हुए थे। उसी के बाद उसने 4 कारण जो पता लगाए, उसके लिए 4 उपाय भी किए। अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उनकी चर्चा भी अभी कर देंगे हम। तो फिलहाल ये आपका गलत हो गया। क्यों? क्योंकि सीदी मौला ने अलाउद्दीन नहीं बल्कि जलालुद्दीन के समय में, तो ये गलत हो गया। फिर तीसरा, जलालुद्दीन समय में अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुए। ये दोनों लाइन सच कही तो एक ही हो जाएगा। अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुए और मंगोलों ने हारने के बाद उलुग खां के नेतृत्व में मुस्लिम धर्म अपना लिया और यही लोग नवीन मुसलमान कहलाए। इसका मतलब कि ये भी सही हो गया और ये भी सही हो गया। ठीक, तो गलत कहां है? केवल एक गलत है, केवल 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। और जलालुद्दीन खिलजी के समय के 3-4 क्वेश्चन आपके कवर हो गए। मलिक छज्जू का विद्रोह भी कवर हो गया, सीदी मौला भी कवर हो गया, मंगोल आक्रमण भी कवर हो गया। अब बचा ही क्या? केवल दक्षिण में अभियान बचा जो अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में हुआ था देवगिरी पर, और फिर उसकी हत्या अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। कुछ और विशेष है ही नहीं फिर। तो ये इतनी बात आपको यहां आप जान गए तो पूरा पूरा हिस्सा भी कवर हो गया, कहीं कोई समस्या भी नहीं है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन अलाउद्दीन के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक, तो सही नहीं अलाउद्दीन खिलजी के समय में कौन सा होगा? असली नाम गुरसास्प था, सही है ये। सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। देखिए अलाउद्दीन खिलजी विश्व विजय करना चाहता था, इसलिए उसे द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी, तो ये भी सही हो गया। दीवाने अमीर को ही, यही देखिए गलत है। अगर आप पढ़े रहेंगे तो कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। सॉरी, अगर आप पढ़े होंगे तो कहीं कोई समस्या नहीं आनी है। दीवाने अमीर को ही का गठन किया था, अलाउद्दीन ने नहीं किया था। दीवान ए अमीर कोही का गठन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर कोही का। फिर अलाउद्दीन ने कौन सा एक बनाया था? तो वो था दीवान ए मुस्तखराज। दोनों ही विभाग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय में दीवान ए मुस्तखराज, जिसका कार्य क्या था कि जिन लगान अधिकारियों के नाम बकाया लगान की राशि रह गई है उनसे वसूली के लिए उसने दीवान ए मुस्तखराज का गठन किया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर कोही का गठन किया था, जिसका कार्य था रेवेन्यू सिस्टम को, मालगुजारी व्यवस्था को सही रखना, दुरुस्त रखना, और जिस भूमि पर खेती नहीं हो रही उसको खेती योग्य बनाना भी। मोहम्मद तुगलक ने बहुत से कार्य किए थे, तुगलक वंश में देखा जाएगा। और उसके बाद विभागों की अगर बात करें तो ढेर सारे विभाग फिरोज तुगलक के समय में हैं, हम लोग उस समय उसको चर्चा करेंगे। तो फिलहाल अभी 2 बात सामने आ गई कि दीवाने अमीर कोई का गठन अलाउद्दीन ने नहीं बल्कि मोहम्मद तुगलक ने किया था। ये लाइन गलत हो गया और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। तो ये आंसर जो गलत है इसका भी सही आंसर क्या है वो भी आप जान गए, और 3 जो फैक्ट सही है वो भी आप जान गए। गुजरात के राजा कर्ण की पत्नी कमला देवी से विवाह किया। अलाउद्दीन खिलजी के समय में जब नॉर्थ की बात किया जाए, गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़ और मालवा, यहां पे अभियान हुआ था। और दक्षिण की ओर जाया जाए अगर तो देवगिरी, वारंगल, होयसल और पांडे। तो जब गुजरात पे अभियान हुआ था तो वहां का शासक था कर्ण, मिलाने के लिए आता भी है, क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको अभी आगे। कर्ण था, वो अपनी पुत्री देवल देवी के साथ भागकर देवगिरी में चला गया, वही शरण लिया उसने। कमला देवी रह गई, अलाउद्दीन खिलजी ने उनसे विवाह कर लिया। वही लाइन दिया हुआ है। तो फैक्ट्स भी 3 आ गए। जो नहीं, जो आंसर है उसका सही क्या होगा वो भी आप जान गए। तो कम से कम 4 आपके फैक्ट्स या 4 क्वेश्चन यहां कवर हो रहे हैं। तो आपका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। आप कथनों को पढ़े आए, फिर आप तुरंत आ जाइए। सही पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, तो कह रहा है
उपर्युक्त में गलत है। ध्यान देना है, तो जो सही है उस पर सही टिक करिए, गलत है तो गलत टिक करिए, क्योंकि ऐसी जगहों पर जानते हुए भी केवल नीचे चूज करने में गलती हो जाता है ऑप्ट करते समय। तो यही निशान लगा दीजिए सही है गलत है। अब जो जो गलत है उसके हिसाब से, और कभी कभी सही के हिसाब से भी बाहर भी करते हैं ऑप्शंस को, वो हमने कल बताया भी था आपको। तो गलत है, फैक्ट्स को पढ़ा जाए। मलिक काफूर को गुजरात अभियान में प्राप्त किया गया था, बिल्कुल सही है। जब उलुग खां नसरत खां के नेतृत्व में गुजरात पर अभियान हुआ था, तो वहीं पर 1000 दिनार में मलिक काफूर को खरीदा गया था, जो एक किन्नर है, और इसलिए उसको 1000 दिनारी भी कहते हैं। और यही मलिक काफूर जो आगे नायब तक जाएगा, और इसी के नेतृत्व में दक्षिण की पूरी अभियान में सफलता मिलेगी। सभी क्वेश्चंस आते हैं, दक्षिण अभियान के विजय का श्रेय मलिक काफूर किसको दिया जाता है, तो मलिक काफूर को। इंपॉर्टेंट है। तो पहला फिलहाल ये सही हो गया, प्राप्त किया गया। क्या पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, ठीक। दूसरा क्या है, रनमल रणथंभौर राज्य से व गोरा तथा बादल मालवा। देखिए कल वाली घटना याद कीजिए, आधा हिस्सा सही है लेकिन आधा हिस्सा गलत है। इसलिए कभी भी जब स्टेटमेंट पढ़िए तो सावधानी से पढ़िए। रनमल रणथंभौर से परिचित थे। गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़ और मालवा, ये उत्तर भारत क्षेत्र के अभियान थे। रणथंभौर में ही इसी रनमल के विश्वासघात के वजह से ही हमीरदेव की हार हुई थी, जो वहां के शासक हैं। तो रनमल रणथंभौर से, और गोरा तथा बादल मालवा से नहीं, बल्कि गोरा तथा बादल कहां से संबंधित है, ये चित्तौड़ से संबंधित है। चित्तौड़ वही जहां के शासक रतन सिंह थे, जिनकी रानी पद्मिनी थी। खूब पूछता है कि इस अभियान के उद्देश्य के विषय मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या उल्लेख किया हुआ है, तो वही पद्मिनी को प्राप्त करना। चित्तौड़ से गोरा और बादल, इसी अभियान के दौरान एक जौहर व्रत बड़ा रखा गया था, जिसमें कि बहुत सी सेनानियों की पत्नियों ने जौहर व्रत लिया था। तो एक इंपॉर्टेंट जगह ये भी है। तो इसका मतलब ये लाइन गलत हो गया, गलत पूछ रहा है, इसका मतलब 2 उसमें रहेगा। फिर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद, बिल्कुल चित्तौड़ जीतने के बाद उसका नाम अलाउद्दीन ने खिजराबाद रख दिया और उसको अपने पुत्र खिजर खां को सौंप भी दिया। इसका मतलब ये सही हो गया। अलाउद्दीन की दक्षिण विजय का श्रेय अभी हमने चर्चा किया था मलिक काफूर पे ही, मलिक काफूर को है, तो ये भी सही हो गया। इसका मतलब केवल एक गलत दिखाई पड़ रहा है, और वो कौन है, केवल 2। ठीक, यही आंसर हो गया। अब मान लीजिए हमको पकड़ना हो पहले से अगर कि मलिक काफूर को गुजरात अभियान में प्राप्त किया गया, ये सही है, इसका मतलब मेरा आंसर नहीं होगा। जिसमें एक है वो अपने आप कट जाएगा, जैसे ये कट अपने आप, देखिए यही कट गया। फिर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा गया, अगर ये मालूम है तो जिसमें 3 है वो अपने आप कट जाएगा, देखिए ये भी कट गया अपने आप। तो कभी कभी जो सही है अगर उसके बारे में भी कोई जानकारी है, भले ही हमको आंसर में गलत ढूंढना है, लेकिन अगर 1-2 ऐसे हैं जो सही है, वो हमको जानकारी है, भले ही हमको ये वाली जानकारी नहीं है, तो उस सही के आधार पर भी हम काट सकते हैं कि भाई एक तो सही है, हमको गलत बताना है, वो काट दो। फिर यहाँ पे 3 भी गलत है, तो इसको काट दो, क्योंकि 2 भले ही है लेकिन 3 भी है, तो हो ही नहीं सकता। अब आपको 2 में ही बच गए। अगर आपको 4 नहीं मालूम है और गेस भी करना है तो आप इसी में से करेंगे, तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो 50-50% हो गई। और गेस जो होता है, जो कि माइनस मार्किंग है, आप जानते हैं, तो जहां पे आपको चांस लेना है, जब तक 50% का चांस ना रहे, चांस नहीं लेना चाहिए। बहुत गलतियां आप करते हैं, हम एक और आपको मंत्र दे रहे हैं, बहुत बड़ी गलतियां करते हैं हम, अच्छे बच्चों की बात बता रहे हैं, क्वेश्चंस को छोड़ नहीं पाते। वाकई में क्वेश्चन को छोड़ना आसान नहीं होता है। ये वैसे ही है जैसे गलत बॉल पर क्रिकेट में शॉट लगाने वाली बात है ना। अगर खराब बॉल है, आप उसको छोड़ना नहीं सीखे, प्रैक्टिस में नहीं है, तो आप खेल जाएंगे ही, रोक नहीं पाएंगे बल्ले को, अगर आदत में नहीं है तो। या 2-4-5 आया, बॉल खराब गई, चौथे बार 5वां अपना पेशेंस लूज कर गए। लेकिन यहां पर आपको समझना होगा, हो सकता है आपने पेपर शुरू किया, आपको पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा लगातार नहीं आ रहा है, पेशेंस लूज मत कीजिए। या तो आप पीछे शुरू कर दीजिए, या कहीं और शुरू कर दीजिए, या फिर धैर्य रखिए, आएगा। हो सकता है 4 के बाद आपको 20 क्वेश्चन लगातार आ रहा हो, उस 4 से कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगर बिल्कुल नहीं आ रहा है तो टच मत कीजिए। आपका पढ़ा हुआ है, श्योर है आप कि 2 में डाउट है, तो फिर एक चांस लीजिए। 50% की संभावना है, अगर गलत भी हुआ तो अगर 10 क्वेश्चन लगाएंगे तो 3-4 गलत होंगे, 5 गलत होंगे, 6 गलत होंगे, तब भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि गलत में तो 1/3 ही कटना है। अगर 6 भी गलत हुए आपके तो 2 ही क्वेश्चन गया ना, 4 सही किया तभी 2 मिल गया आपको। तो गलत को छोड़ना भी एक बहुत बड़ी कला है, और इसको आप अपने प्रैक्टिस में ही, हमारे यहाँ बच्चे जब टेस्ट देते हैं तो उनको लगता है कि हम टेस्ट दे रहे हैं, यहीं पर तो टेस्ट दे रहे हैं, एग्जाम में देखा जाएगा, वो सब मार जाएंगे। उनको बताना पड़ता है, सिखाना पड़ता है
कि ठीक है तुमको ऐसा लग रहा है कि यहां कोई फर्क नहीं है, लेकिन यही आदत, यही प्रैक्टिस आपको वहां नुकसान पहुंचा देगी, क्योंकि आप वहां छोड़ नहीं पाएंगे। होता क्या है ना, एक लालच की नहीं लग रहा हमको आ रहा है, जबकि वाकई में आपका पढ़ा हुआ नहीं होता है। तो ऐसी भी गलती नहीं करनी है। बहुत चांस लेना है तो 50% वाले पर। हमने आपसे कहा भी था कि कुछ क्वेश्चंस 15-20 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके पढ़े हुए हैं और दो में वो डाउट क्रिएट करते हैं, उसको आप चांस लीजिए। लेकिन जो लास्ट अंतिम कैटेगरी हमने बताया था कि 25-30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं यूपीपीसीएस में जो आपने सुने नहीं है कभी, छोड़ दीजिए, एकदम से मत टच कीजिए। आप 120 पे फोकस कीजिए, बस 30 क्वेश्चन को छोड़ दीजिए जो कभी नहीं सुना है। 120 में से आपको 15-20 ऐसे होंगे जो डाउट वाले थोड़े होंगे, और 80, अगर अच्छी तैयारी है तो 80-85 ऐसे होंगे जो बिल्कुल फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी वाले, जो आ रहे होंगे आपको हल्के फुल्के संदेह होंगे मामूली, तो आप पहुंच ही जाएंगे 90 ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, खिलजी वंश में रामचंद्र देव को राय रायान की उपाधि दी गई थी। अब यहां पे थोड़ा जान जाइए, देखिए ये भी अभियान पर ही है। जब दक्षिण अभियान हुआ था तो देवगिरी, वारंगल, होयसल और पांडे, और इसका लीडर पूरा कौन था, नेतृत्व किसको इसका श्रेय दिया जाता है, क्रेडिट दिया जाता है, वो वही मलिक काफूर को है। खूब आता है क्वेश्चन। तो जब दक्षिण अभियान हुआ था तो देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था जो पराजित होता है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने यहां दूरदर्शिता का परिचय दिया और इसके तहत उसने रामचंद्र देव को उसका राज भी वापस किया और उसने उनको एक उपाधि भी दी, राय रायान की, जो दिया हुआ ये। ऐसा करके वो कहीं ना कहीं ऐसा करके वो कहीं ना कहीं उनका सहयोग हासिल करना चाहता था, और सहयोग मिला भी। रामचंद्र देव ने सहयोग दिया, परशुराम दलावे को अपॉइंट किया कि आप दक्षिण अभियान में मुस्लिम सेना की सहायता कीजिए, उसका लाभ मिला। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसको राय रयान की उपाधि देकर अपने पक्ष में ले लिया, सम्मानित करके। कहीं ना कहीं उसकी दूरदर्शिता का परिचय था, जो दक्षिण के बचे तीनों अभियान, वारंगल जो तेलंगाना की राजधानी है, होयसल और पांड्यों पर सफलता प्राप्त हुई। तो बिल्कुल सही है, तो गलत कथन है, ये सही हो गया आपका। रामचंद्र देव ने तुर्कों को दक्षिण अभियान में सहायता के लिए परशुराम दलावे, थोड़ा सा कठिन है लेकिन फिर भी हमने अभी बताया ही है, ये भी सही हो गया। बल्लाल तृतीय ने कोहिनूर हीरा काफूर को भेंट किया। अब देवगिरी के बाद वारंगल पे अभियान हुआ था, वहां का शासक प्रताप रुद्र देव, तेलंगाना की राजधानी जो है आपका। तो वारंगल अभियान जो प्रताप रुद्र देव है, एक्चुअली में प्रताप रुद्र देव ने ही मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। ये लाइन आपकी गलत हो गई। वीर बल्लाल तृतीय होयसल के शासक थे, इन्होंने, ये कहां के शासक है, ये होयसल के शासक है। एक्चुअली में कोहिनूर हीरा किसने दिया था, भेंट किसने किया था, वो भेंट किया था प्रताप रुद्र देव ने। तेलंगाना के या वारंगल। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। गलत ये पूछ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर हो गया। धन, अब स्वाभाविक ऐसा ही होगा, धन प्राप्ति की दृष्टि से दक्षिण का सफलता अभियान पांड अभियान में अत्यधिक धन, हालांकि तेलंगाना से भी काफी लाभ हुआ था, बहुत धन संपत्ति इसको मिला हुआ था, लेकिन ये भी सही है। तो आपका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गलत मिलान है। हमने कहा था कि जो गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, जो उत्तर भारत वाले, उत्तर भारत का मतलब यहाँ पूरा पश्चिम मत सोचिएगा, उत्तर भारत मतलब ऊपरी हिस्सा, दक्षिण मतलब दक्षिण वाला हिस्सा। गुजरात तो पश्चिम में हो गया, तो पूरा पश्चिम मत बांटिए, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे प्रायद्वीपीय वाला हिस्सा। तो उत्तर ऊपर जाएंगे तो गुजरात, फिर रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा ऊपर की ओर हो गया, और नीचे की ओर देवगिरी, वारंगल, होयसल और पांड हो गया। तो मिलाने के लिए आपको आता है, यहाँ पे गलत मिलान है। गुजरात में कर्णदेव, ये आपका सही हो गया। रणथंभौर में अभी हमने नाम लिया था हमीर दे, तो ये आपका तेलंगाना प्रताप सही है। होयसर वीर बल्लारती, तो ये भी सही हो गया। तेलंगाना में प्रताप रुद्र, ये भी सही हो गया। रणथंभौर में कौन थे, रणथंभौर में हमीर देव, यही आपका गलत हो गया, ये हो गए हमीर। रतन सिंह कहां के थे, ये भी जानिए, चित्तौड़। इन्हीं की पत्नी कौन थी, पद्मावती। तो गुजरात जानना चाहिए आपको, कर्णदेव या कर्ण सिंह, रणथंभौर,
हमीर देव, चित्तौड़ रतन सिंह, मालवा महलक देव। नीचे आप आ जाइए तो देवगिरी रामचंद्र देव, वारंगल या तेलंगाना जिसको आप कह रहे हैं प्रताप रुद्र देव, होयसल वीर बल्लाल तृतीय, और पांडे वीर पांडे और सुंदर पांडे। तो चाहे नॉर्थ में या साउथ में इन 8 में से जिसको भी मिलाने के लिए अगर आ जाए तो कम से कम ये आपको जरूर जानना चाहिए शासकों को। है तो बहुत डिटेल, लेकिन उतना डिटेल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इन 8 अभियानों में पहले तो शासकों के नाम सभी जानिए, और किसी किसी में जैसे हमने कहा गुजरात अभियान में मलिक काफूर को प्राप्त किया गया, या कहां वाले अभियान में कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ, या किस अभियान के दरमियान रामेश्वरम मंदिर को क्षति पहुंचाई गई थी, वो पांड्य राज्य में है, या बरम तप्ती के लिंग महादेव मंदिर को क्षति पहुंचाई गई थी, वो पांड्य राज्य में है। तो कुछ एक में एक दो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, अदरवाइज ज्यादातर शासक ही मिलाने के लिए आता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट पे आइए। कथन कहां अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। कथन कहां को सॉल्व करने का तरीका समझ जाइए, बहुत आसान तरीका। जो कथन कहां के क्वेश्चन होते हैं अक्सर लड़के इसमें परेशान हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो कथन ए और आर के क्वेश्चन में आपको ए और आर के सत्यता और असत्यता सही है या नहीं ये जानना जरूरी है। अगर ये मालूम हो गया कि गलत है या सही है तो आप कम से कम ये क्लियर हो जाएगा कि ए बी में से एक कोई होगा और सी और डी में से कोई एक होगा, ये पक्का हो जाएगा। एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपको अच्छा इसमें एक और जान जाइए, अगर इनमें से कोई एक गलत हो गया तो क्वेश्चन सबसे आसान है। क्यों? क्योंकि अगर ए गलत हो गया पक्का है तो मालूम है, श्योर रहिए कि आर सही ही होगा। आपका हो जाएगा ए गलत है, आर सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन इसमें दिख नहीं रहा होता है अमूमन कि दोनों गलत है। तो अगर एक गलत मिल गया तो आप ये श्योर हो जाइए कि दूसरा वाला सही ही होगा। अगर आपको नहीं भी आता है तो कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है, एक बार ऑप्शन जरूर देख लें। अभी तक का ट्रेंड में ऑप्शन यही रहता है। तो अगर एक गलत मिल गया तो क्वेश्चन सबसे आसान हो गया। लेकिन अगर दोनों सही मिल गए, दोनों गलत तो मिलेंगे ही नहीं, अगर दोनों सही मिल गए तो क्वेश्चन थोड़ा सबसे टफ वही हो जाता है। क्यों? क्योंकि तब ऑप्शन ए भी हो सकता है, ऑप्शन बी भी हो सकता है, और वही समस्या होती है कि दोनों सही हो गया, अब ए बी पर तो श्योर हो गए कोई एक होना है, अब व्याख्या है या नहीं वही मामला फंसता है। वो आप तभी जानेंगे जब आप पढ़ते समय भी इस बात को समझ पाए हों। तो फिलहाल पहला काम ए और आर को सॉल्व करने के लिए आप दोनों स्टेटमेंट्स को अलग अलग पढ़िए जैसे हम पढ़ रहे हैं, और दोनों को आपस में जोड़िए नहीं। पहले हमने पढ़ा धन अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, बिल्कुल सही है। जान भी जाइए कि अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण का जो अभियान उसने किया था वो धन प्राप्ति के लिए और उसे केवल अधीनता स्वीकार कराने के लिए, वो दक्षिण के राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए अभियान नहीं किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। हालांकि एक एक्सेप्शन है, जब उसने पांड्य राज्य के बाद जब देवगिरी ने तय राजस्व देने से मना कर दिया था तो देवगिरी का कुछ हिस्सा उसने फिर मिला लिया था अभियान करके लास्ट में, वो एक एक्सेप्शन मान लीजिए, वो भी थोड़ा हिस्सा। अदरवाइज इसके दक्षिण अभियान विस्तार के लिए नहीं हुए थे। तो इसका मतलब ये आपका सही हो गया तथ्य के हिसाब से अगर यस नो किया जाए। दूसरा, यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। अब देखिए अभी हमने कहा कि दक्षिणी राज्यों को अपने कब्जे में नहीं करना चाहता था, इसके दक्षिण अभियान का उद्देश्य विस्तार नहीं था, इसका मतलब कि ये गलत हो गया। अब मान लीजिए पहले आप इसको पढ़े, आपको नहीं आ रहा है, आपने इसको पढ़ा और यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था, आप श्योर हैं कि नहीं भाई ये गलत है, ये दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना नहीं चाहता था। आप इसको पढ़े चाहे ना पढ़े, ये पक्का हो गया कि ये गलत होगा, और ए गलत और आर सही है, तो आंसर यही होगा। इसका मतलब अगर इनमें से कोई एक गलत हो गया, अगर आर गलत हो गया तो ए सही है, आर गलत, यह ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि दूसरा सही होना ही होना है। तो आपका सौभाग्य होगा अगर मान लीजिए कि दोनों में से कोई एक गलत मिल जाए और आपको मालूम हो, तो समझिए सबसे आसान क्वेश्चन हो गया। और दोनों सही हो गया तो थोड़ा सा कठिन हो गया, क्योंकि आपको व्याख्या भी चेक करना है, ए में और बी में से आपको अलग करना पड़ेगा। फिर भी वहां पे एक चांस तो रहता ही बढ़िया कि आपको अगर गेस भी करेंगे तो 50-50 की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फिर कथनों का कठिन ये भी है, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था या उसी को मूल्य नियंत्रण व्यवस्था कह रहे हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली कली जिस तरह से आज के हिसाब से, तो मूल्य नियंत्रण उसने 3 तरह के बाजार बनाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। वो 3 तरह के बाजार कौन कौन से थे? उसमें था आपका मंडी अथवा गल्ला बाजार,
सराय ए अदल अथवा निर्मित वस्तुओं का बाजार और दासों घोड़ों मवेशियों का बाजार। उसने 3 तरह के बाजार बनवाए थे और इन बाजारों का उद्देश्य उसका सैनिक था। उसके पास बड़ी सेना थी और वो चाहता था कि बिना सरकारी कोष पर कोई आर्थिक दबाव पड़े, सैनिकों को जो वेतन दिया जा रहा है उसी वेतन में उनको आवश्यकता की चीजें उनको मिल जाए। इसीलिए उसने बाजार व्यवस्था को लागू किया था और उसके बाजार व्यवस्था की जो खासियत थी कि वस्तुओं के दाम का स्थिर होना और कम होना। स्थिर होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है कि पूरे राज्यकाल में जो रेट लिस्ट जारी कर दी गई वो फॉलो हो रहा हो, ये बड़ी बात है। तो कम होना उस उतना महत्वपूर्ण है जितना कि वो एक रेट फिक्स होना, ये ज्यादा मायने रखता है। तो ये 3 तरह के बाजार थे। मंडी में उसने 7 अध्यादेश बनाए थे और सराय अदल में उसने 5 अध्यादेश अपनाए थे और दासों घोड़ों और मवेशी बाजार में जो 4 कानून बनाए हुए थे। इन बाजार व्यवस्था को दीवाने रियासत और शहना और उसके बाद खुद गुप्तचर जैसे मुन्ही है, बरीद है, इन लोगों की वजह से इस बाजार व्यवस्था को सफलता मिली थी, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था को। तो फिलहाल अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य न्यूनतम लागू किया था, सही है। वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए, ये गलत हो गया आपका। अभी हमने कहा उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या था, सैनिक। वह कम वेतन जो वेतन दे रहा है उसी में सैनिकों को चाहता था कि उनकी आवश्यकता की चीजें मिल जाए। तो आपको इस जान जाना है। तो इसका मतलब ए सही आर गलत है, ए सही हो गया आर गलत हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, पिछला क्वेश्चन से देखा जाए उसमें गलत तो आंसर नहीं लग गया, एक बार देखिए तो। ए सही आर गलत है। पिछले में शायद हमने उनको ध्यान नहीं, हमने क्या बताया था, सी आंसर होगा। हमको याद नहीं है कि हमने सी बताया था, इधर ध्यान दीजिएगा। वो गलती से सी या डी में क्यों क्या लग गया था, ये सी होगा, इसको ध्यान रखिएगा। फिलहाल अभी हमने इसको देखा तो याद आ गया कि सी लगाया था कि डी लगाया था। उसके बाद आप देखिए यहां पर भी वही बात है, ए सही है और आर गलत है, बिल्कुल सही है ये। सॉरी, फिर वही क्वेश्चन आ गया आपका। ठीक है, तो ए सही हो गया, ये गलत हो गया, इसका मतलब फिर सी आंसर होगा। पिछले में शायद अभी तो हम वीडियो पीछे चेक होगा, एडिट हम करते नहीं है, तो अगर बाई चांस याद नहीं आ रहा, बोला गलती से डी पे टिक लगा था क्या, अगर सही लगा तो अच्छी बात है, सी पे ध्यान दीजिएगा जो ऑप्शन है। मतलब आप तो जान ही गए कि ये सही था और आर गलत था, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाँ, बाजार व्यवस्था में थोड़ी बातों को और हमने बताया भी था। तो अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों में उसके राजस्व व्यवस्था संबंधित सुधार और बाजार व्यवस्था ये बहुत मायने रखता है। उसके आर्थिक सुधारों के पीछे उद्देश्य यही था एक शक्तिशाली एवं निरंकुश साम्राज्य की स्थापना करना। तो उसके आर्थिक सुधारों से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको जानना ही है। और बाजार व्यवस्था हमने बता ही दिया, 3 तरह के बाजार थे और हमने बताया भी था कि पूरे बाजार पर दीवाने रियासत जो होता था याकूब नजीर, इसकी नियुक्ति की गई थी। मंडियों में शहना की नियुक्ति की गई थी और गुप्तचर जो मुनही और बरीद हैं, इन लोगों ने बाजार व्यवस्था को सफल बनाया था। तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? आंसर जानिए पहले। अलाउद्दीन खिलजी क्या था? अलाउद्दीन खिलजी, हालांकि बाद में एक शासक और है मोहम्मद बिन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी ने राजनीति में उसके राजस्व सिद्धांत की यही मुख्य विशेषता थी। उसके राजस्व सिद्धांत का प्रतिपादक अमीर खुसरो था। उसके राजस्व सिद्धांत की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी कि उसने राजनीति में धार्मिक वर्ग के हस्तक्षेप को मना कर दिया। हालांकि उसने खलीफा की सत्ता को स्वीकार किया, यामीन उल खिलाफत, नासिर अमीर उल मोमिनीन जैसी उपाधियां भी धारण की थी, लेकिन उसने कहा कि राजनीति में धार्मिक वर्ग को हस्तक्षेप को नहीं मानेंगे हम। राजनीति एक अलग चीज है, धार्मिक एक अलग चीज है। इसीलिए ये स्टेटमेंट आया हुआ है कि वो कहता था कि जो मुझे उचित समझ में आता है और जनता के हित में समझ में आता है, मैं वही करता हूं। फिर मैं यह नहीं देखता कि इस्लाम में उसकी स्वीकृति है या नहीं है। मतलब धर्म उसको सही मान रहा है, इस्लामिक धर्म या नहीं, शरीयत उसको सही मान रहा है कि नहीं मान रहा है। अगर जनता के हित में है, इसका मतलब जब वो सत्ता प्राप्त किया तो इस शरीयत से पूर्तिया ऊपर था, इस्लामिक कानून से पूर्तिया ऊपर था। वो जो उचित समझता था, जो जनता के हित में समझता था, और ऐसा ही बहुत कुछ विचार मोहम्मद बिन तुगलक के भी थे। तो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को उपाधि दी थी। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान भी कहा था। इसके राजस्व सिद्धांत का प्रतिपादक हमने आपको बताया था, सही है। युग का विजेता भी कहा था, जनता का चरवाहा भी कहा था। इसका मतलब ये सभी सही है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो, जब आप साहित्य पढ़ेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
अमीर खुसरो जिसके बारे में कहा जाता है कहीं कहीं 6, कहीं कहीं 7 या फिर 8। आप ये जान जाइए कि अमीर खुसरो ने बलबन से लेकर गयासुद्दीन तक का समय देखा था। गयासुद्दीन जिस वर्ष उसकी मृत्यु हुई थी उसी साल अमीर खुसरो की मृत्यु हुई थी 1325 में। दिल्ली में ही इसके जो गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, उन्हीं के बगल में इसको दफन भी किया गया था अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो विद्वान था, साहित्य में चर्चा आएगी, अभी अभी यहां हम छोड़ रहे हैं। विद्वान था, इतिहासकार था, संगीतज्ञ था, इसे तूतीय हिंद भी कहते हैं, हिंदुस्तान का तोता भी कहते हैं, खड़ी बोली का जनक भी था। इसको एक बार मंगोलों ने बंदी बनाया था। बहुत से फैक्ट्स हैं और भी इसकी बहुत सी रचनाएं भी हैं, इंपॉर्टेंट वो जानना है। ठीक है, तो जब हम लोग साहित्य चर्चा कर रहे होंगे वहां पे अमीर खुसरो आएगा तो थोड़ा सा हम और बता देंगे। यहाँ पे अभी आगे बढ़ा जाए, अभी पॉलिटिकल की बात हो रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके चित्तौड़ अभियान में, वो भी अमीर खुसरो ही है, जो अभी नाम आया ही था आपके सामने, तो अमीर खुसरो ही था, चित्तौड़ अभियान में साथ में गया था। अमीर खुसरो की रचना है खजाइन उल फुतूह। उसमें ऐसे अभियानों का, खासतौर से दक्षिणी अभियानों का उल्लेख भी किया हुआ है, तो यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, दीवाने मुस्तकराज का गठन किस सुल्तान के समय हुआ? अभी चर्चा आई भी थी। तो दीवाने मुस्तकराज का गठन किसके समय हुआ था? एके अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। महत्वपूर्ण है, फिर जान जाइए। और इसका कार्य क्या था? जिन लगान अधिकारियों के नाम बकाया राशि थी उसको वसूलना, बकाया राशि की वसूली। पीछे आ चुका है वैसे, और अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो हमने अभी बता ही दिया, बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक। आप जब काउंट करेंगे किसी जो कम समय वाला शासक है उसको जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, या कभी कभी 8 भी आ जाएगा। अब कई को बात जोड़ दीजिए, क्यूमर्स भी जोड़ दीजिए तो आ जाएगा। तो कहीं 6, कहीं 7, कहीं 8। खूब क्वेश्चन आता है किसने 7 सुल्तानों का समय देखा, या किसने 8, या किसने 6। तो आप ऐसे जान जाइए बलबन से गयासुद्दीन तुगलक तक, ज्यादा अच्छा रहेगा आपको। तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी आ जाएगा, मोहम्मद तुगलक आएगा ही नहीं, लोधी मतलब ही नहीं, फिरोज शाह मतलब ही नहीं है। ठीक है, इसका आंसर में लगाया था, नहीं देख लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, किस सुल्तान द्वारा बटाई की जगह मसाहत पड़ा ली? बटाई की जगह मसाहत पड़ा ली। तो इसका तो आंसर आपका हो गया अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, लेकिन कम से कम आपको बटाई और मसाहत क्या है वो जानना चाहिए। तो दोनों ही लगान वसूलने का तरीका है, बटाई भी और मसाहत भी। बटाई भी लगान वसूलने का तरीका है और मसाहत भी लगान वसूलने का तरीका है। कैसे, दोनों में फर्क क्या है? और ज्यादातर ग्रामीण परिवेश के लोग बहुत आसानी से समझ जाएंगे। बटाई में क्या होता है कि फसल के आधार पर क्या फसल या क्या पैदावार हुआ उस पर तय होता है कि कितना लगान देना है। इसे हम लोग अमूमन ये बोलते हैं कि हम लोग खेत अधिया पे दिए हुए हैं, ठीक है, गांव में। इसका मतलब जो भी पैदावार होगा जिसने दिया है उसको आधा भाग उसको मिल जाएगा, किसान के पास आधा हो जाएगा। इसका मतलब फसल जो पैदावार हुई उस पर अगर लगान तय करने का जो तरीका है तो उसको कहेंगे हम बटाई। फसल के आधार पर कि फसल कितनी हुई उसका आधार। लेकिन मसाहत क्या है? यह माप के आधार पर, भूमि माप के आधार पर। मतलब यहां पे फसल पैदावार कितनी हुई इसमें कोई टेंशन नहीं लेना चाहता है सुल्तान। उसने कहा हम पहले ही तय कर लेंगे वहां की उत्पादकता को देखते हुए, और उसने भी 50% लगान लिया भी।
लेकिन वो पहले ही तय हो जाएगा कि अगर वहां की उत्पादकता 20 मन है 1 बीघे पर तो 50% मेरा हो गया, पहले ही तय है। उत्पादन उतना हुआ कि नहीं, अब इसमें दोनों सिचुएशन है, ज्यादा हो गया तो किसान का फायदा हो गया क्योंकि इसका तो फिक्स है, हमको इतना ही लेना है, 10 मन हम ले लेंगे। मान लीजिए उसने 25 मन पैदावार हो गया तो उसका 15 मन हो गया। लेकिन अगर कम हो गया 15 हो गया तब भी सुल्तान के खाते में 10 मन जाना ही है, उसका नुकसान हो गया। तो वो बटाई वाली जो फजीयत थी कह सकते हैं, बहुत कर्मचारियों की नियुक्ति, लगातार निगरानी, चोरी, ये सब से बचने के लिए उसने कहा बटाई नहीं, हम मसाहत, भू राजस्व सुधार संबंधी उसने 3-4 काम किए थे। उसने खूत मुकद्दम चौधरियों के अधिकार छीन लिए थे, जानना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट है। जो मध्यस्थ थे किसानों और सुल्तान या सरकार के बीच में, उनके अधिकार को छीन लिया और किसानों से कहा सीधे लगान जमा करो। बटाई की जगह मसाहत लागू कर दिया। भूमि की माप करानी थी तो उसने बिस्वा का प्रचलन किया और 1/2 भाग लगा ले लिया। उसी के बाद उसने दीवाने मुस्तखराज का भी गठन किया और 2 नए कर भी लगाए, घरी और चरी। यही मुख्य बात है आपके उसके राजस्व व्यवस्था से संबंधित। जो आर्थिक सुधार है राजस्व व्यवस्था से संबंधित और दूसरा है बाजार व्यवस्था से संबंधित। तो इसका आपका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट आप जानिए, सुल्तान जो कुतुब मीनार से दुगनी ऊंचाई की इमारत बनाना चाहता था, आंसर जान जाइए, इसका आंसर हो गया आपका अलाउद्दीन खिलजी। एक अलाउद्दीन खिलजी कुतुब मीनार से भी दुगनी ऊंचाई की इमारत बनना चाहते, एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह एक नवीन धर्म भी स्थापित करना चाहता था, लेकिन उसको भी रोक दिया गया, दिल्ली के कोतवाल ने मना कर दिया, अला उल मुल्क ने। और यहां पर भी चूंकि उसकी समय से पहले मतलब मृत्यु हो गई इसी दरमियान, तो उसको अपने सपने को पूरा नहीं कर सका। अब हाइपोथेटिकल बात है, क्या होता नहीं होता, फिलहाल इसको पूरा नहीं कर पाया था, लेकिन उसकी इच्छा थी कि उससे दुगनी ऊंचाई की इमारत बनाई जाए। तो आंसर आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा सुल्तान नया धर्म, अभी हमने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी एक नवीन धर्म स्थापित करना चाहता था, लेकिन दिल्ली के कोतवाल अला उल मुल्क ने, किसने मना किया था, उलेमा वो कौन थे कोतवाल, अला उल मुल्क के कोतवाल अला उल मुल्क के कहने पर विचार त्याग दिया। ठीक, तो आपका हो गया अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान जिसने बढ़ाकर, अभी हमने बताया ही था, इसके पहले राजस्व 1/3 या 1/5 के आसपास जो होता था, इसने बढ़ा करके आधा कर दिया था, तो वो अलाउद्दीन खिलजी है। मोहम्मद तुगलक ने भी आधा लिया था, 50%, तो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल नियंत्रण, एक्चुअली में क्वेश्चन है बादशाहों तो पहले होना ही नहीं चाहिए, यहाँ पे तो हम शासक होना चाहिए, ज्यादा अच्छा होता, तो थोड़ा सा इसको देखना होगा, और कहीं क्वेश्चन आया तो गलत है, शासक होना चाहिए था या सुल्तान होना चाहिए, तभी ठीक है। वैसे किस एक ने मूल नियंत्रण पद्धति, अभी आपने जस्ट पढ़ा है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था, जिसको सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी कह लीजिए, लागू किया था। 3 तरह के बाजार बनाए थे, अभी हमने चर्चा कर लिया था, और उसकी बाजार व्यवस्था की सफलता के लिए जो प्रमुख अधिकारी थे हमने उसका नाम भी बता दिया था, दीवाने रियासत, शहना मंडी में हो गए, और कुछ गुप्तचर जिसको बरीद और मुन्नही आदि कहते हैं। आते रहते हैं क्वेश्चन कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था से संबंधित हैं या नहीं है, और उसमें मान लीजिए दीवाने मुस्तखराज भी दे दिया गया, तो है तो दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी का ही विभाग, लेकिन वो बाजार व्यवस्था संबंधित नहीं है, वो राजस्व संबंधित है, जो लगान बकाया थी उसकी वसूली थी। तो थोड़ा सा बहुत बारीक माइन्यूट अंतर है, लेकिन फंस जाएंगे आप उसमें, तो ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, बार बार ये आपको लाइन हम बोलते ही जा रहे हैं जब जब क्वेश्चन आ रहा था, तो इसको देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली बार बार चर्चा आ रही, कुछ सोचना ही नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, घरी अथवा चरी, अभी हमने बताया था आपको कि अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए कर लगाए थे, घरी और चरी। घरी गृह कर था, घर पे कर था, और चरी पशुओं पे कर था, तो 2 नए कर लगाए, घरी और चरी। ऐसे ही आगे आप पढ़ेंगे, फिरोज तुगलक के समय में उसने भी एक कर लगाया था, शुर्स या हक ए शर्ब, जिसको सिंचाई कर कहते हैं। हालांकि उसने इस्लाम में स्वीकृत 4 कर लगाया था, जजिया, जकात, खराज और खुम्स, लेकिन उलेमाओं से अनुमति लेकर उसने शुर्स भी लगाया था, क्योंकि उसने बड़े पैमाने पर नहर आदि का निर्माण कराया था। तो फिलहाल यहाँ पर घरी और चरी कर क्या है वो भी जानना है आपको, तो वो हो गया अलाउद्दीन खिलजी, आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, और संभवतः ये लास्ट क्वेश्चन होगा,
दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? ठीक, इसका पहले तो आंसर जानिए और फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी जानिए। वो है मुबारक खिलजी। क्या है? देखिए, इस्लामिक जब राज पढ़ रहे हैं आप, उनके शासन प्रशासन को पढ़ रहे हैं, उनके इतिहास को पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा उनकी बैकग्राउंड थोड़ा सा उसको जानना चाहिए आपको। देखिए, इस्लामिक राज्य में जो सर्वे सर्वा कौन है? वो है अल्लाह। ठीक, कुरान में उनकी शिक्षाएं या उनके आदेश आदि दिए गए हैं और उसमें कुरान में लिखा हुआ है कि समस्त विश्व का जो निर्माता है वो अल्लाह है और वो आपका ये पैगंबर मोहम्मद साहब उसके सहायक है या उसके दूत के रूप में है। तो पहले नंबर पे अल्लाह और सेकंड, उसके बाद कौन? वो है पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद साहब, जिन्होंने उनके बारे में बताया जब इस्लाम का आगमन हुआ। मोहम्मद साहब का जन्म 570 में हुआ था और 622 में वो मक्का छोड़कर मदीना गए थे। हिजरी संवत 622 में वही शुरू माना जाता है और 632 में उनकी डेथ हो गई थी। तो मक्का में तो वो सफल नहीं हो पाए थे पहले, लेकिन जब छोड़कर मदीना गए, उनको गए क्या, उनको भागना पड़ा था वहां से, तो क्योंकि उनकी शिक्षाओं को लोग मानने से इनकार कर दिए थे, लेकिन मदीना में उनके अनुयायी बनने लगे। वहीं इस्लाम के उदय की बात आई। मदीना में 10 वर्ष तक उन्होंने इस्लाम धर्म का विस्तार किया और न केवल धर्म के रूप में बल्कि राजनीतिक तौर पर भी मुस्लिम जो लोग थे वो काफी धार्मिक राजनीतिक सैनिक ताकत रूप में बढ़ने लगे। जब 632 में मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई, तब ये हुआ कि इनके कार्यों को मतलब राजनीतिक और धार्मिक रूप से, सैनिक रूप से इस्लाम को और कैसे विस्तार दिया जाए, वो कौन करेगा, लीडर कौन होगा? ये हुआ कि वो खलीफा होगा। तो अल्लाह सबसे ऊपर, उसके नीचे पैगंबर वो जो मोहम्मद साहब थे वो एक है, उसके नीचे भी कौन है? खलीफा। इन्हीं खलीफाओं के नेतृत्व में कह लीजिए युवा की विस्तार होगा। मतलब इस्लामी जगत का अब सर्वे सर्वा कौन होगा? वो खलीफा होगा। और कहीं भी जो राज्य से भारत में दिल्ली सल्तनत बना तो खलीफा की सत्ता का विस्तार ही माना गया और यहाँ के जो शासक थे जिन्होंने एक तरह से उनके गवर्नर के रूप में थे। हालांकि व्यवहार में कहा जाए तो ये संबंध केवल सिंबॉलिक था। ज्यादातर शासकों ने केवल नाम मात्र के लिए उलेमा और अमीर वर्ग का समर्थन हासिल करने के लिए, जनता का समर्थन हासिल करने के लिए खलीफाओं की अधीनता का एक दिखावा मात्र किया और ऐसा कुछ विशेष नहीं था। जैसा कि आप जान भी रहे, इल्तुतमिश समय में क्वेश्चन लगाए भी थे गुलाम वंश में कि पहला शासक था इल्तुतमिश, जिसके समय में बगदाद के खलीफा अल मुस्तनसिर बिल्लाह ने 1229 में स्वीकृति दिया था। स्वीकृति मतलब राज्य को एक लीगल अथॉरिटी मिल गई, एक कानूनी तरफ से वैध हो गया राज्य, इसको जनता का समर्थन मिल गया, उलेमाओं का समर्थन मिल गया। लेकिन एक शासक ऐसा था जिसने न केवल खलीफा को नहीं माना बल्कि उसने कहा मैं खुद खलीफा हूं, और वो था मुबारक खिलजी। खिलजी वंश का अंतिम शासक 1316 से 1320 तक, इसने कहा मैं खुद खलीफा हूं। उसने उपाधियां भी धारण की, अल इमाम, उल इमाम, खिलाफत उल लह, तो ये जानना चाहिए आपको, इन्हीं खलीफाओं के नेतृत्व में फिर विस्तार हो रहा था आगे। और हालांकि खलीफाओं को लेकर भी एक मुद्दा उठा था उस समय जब मोहम्मद साहब की मृत्यु, खलीफा होगा कौन, वंशानुगत होगा या चुना जाएगा, उस पर भी विवाद हुआ था। तो उसकी भी एक अपनी कहानी है, शिया और सुन्नी से संबंधित कहानी हो जाएगी फिर वो, तो उसको हम लोग फिर कभी किसी पर्टिकुलर उसी मुद्दे पर जब बात आएगी देखा जाएगा। फिलहाल इतना जानना चाहिए कि भारत में मुस्लिम जो शासन चल रहा था, इस्लामिक शासन, उसमें जो शासन का आधार जो था वो इस्लामिक कानून थे। वो कहां से निर्मित थे, कहां से उसको बेस्ड बनाया गया था? वो था आपका कुरान, हदीस और शरीयत। कुरान जिसमें अल्लाह की शिक्षाएं, उनके आदेश हैं, हदीस में पैगंबर मोहम्मद साहब संबंधित उनके क्रियाएं, उनके कार्यकलाप आदि हैं, ठीक, उनके व्यवहार आदि हैं, और शरीयत मतलब इस्लामिक कानून होगा। तो इतनी बातें आपकी हो गई, हमको लग रहा है 20 क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है। तो ये इतनी बात आपको जाननी है। खिलजी वंश समाप्त हो गया। नेक्स्ट अब आपको मिलेंगे तुगलक वंश में। और फिर आपसे बता दें कि जो आपका मॉक टेस्ट है, पहले तो आपको सभी को कल आपका एग्जाम है RO का, तो उसके लिए सभी को ऑल द बेस्ट। कल आप लोग एग्जाम दीजिए, इसलिए कल हम कोई सीरीज डालेंगे भी नहीं। मंडे को आपको हम तुगलक वंश के साथ मिलेंगे। कल अच्छे से पेपर दीजिए पहले, और जो कुछ कमियां रह जाएंगी एक अच्छा मौका होगा, 2.5 पौने 3 महीने का समय है, बिल्कुल खूब क्वेश्चन लगाइए हमारे साथ, अपने सेल्फ से भी। तो ये तो सीरीज चली रही है। अगर आप लोग मॉक टेस्ट में भी जुड़ना चाहेंगे तो कल हमने बताया था, वो आपको पूरा डिटेल है। कुछ नंबर पे कॉल कीजिए, ऑनलाइन की भी सुविधा है, और जो लोग बनारस में अवेलेबल हैं आ सकते हैं। तो एक इन्वायरमेंट में देने का अपना एक अलग आनंद होता है। आप उसमें इन्वायरमेंट को एंजॉय करते हैं, उस प्रेशर को फील कर पाते हैं जैसा कि एग्जामिनेशन हॉल में होता है। तो आइए जुड़िए, ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं मंडे को।